नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 की हमारी बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 और इसका हम पाठ नंबर 5 पढ़ रहे हैं, भारत की विदेश नीति, जो कि अंतिम पाठ है। इसका हम 8 नंबर वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने इसके 7 वीडियो और उसके पहले 4 पाठों के वीडियो अपलोड किए, नहीं देखे आई वीडियो में नहीं मिलेगा। आज हम कोशिश करेंगे इस पाठ को समाप्त करने की। हो सकते हैं जो प्रश्न उत्तर है उसका वीडियो हम कल लेके आएंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रश्न उत्तर भी बहुत ज़्यादा हैं, साथ में दिए हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इस पाठ को समाप्त कर दें और कल आपके लिए प्रश्न उत्तरों का वीडियो लाएं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कल के या आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि अब ये किताब समाप्त हो जाएगी तो आपको कौन सी नई जो है 12वीं क्लास की किताब स्टार्ट करनी है। वैसे 12वीं की हमने पॉलिटिकल और ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखे, तो आप कहेंगे तो हम 12 बजे वो टाइम सेट कर देंगे, या तो ज्योग्राफी का या पॉलिटिकल का, या आप चाहोगे तो हम और कोई किताब जैसे मतलब 12वीं की हिस्ट्री जो है वो जो मतलब दूसरी किताब है हिस्ट्री की, वो शुरू कर दें, या कोई और किताब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और जिसकी ज़्यादा कमेंट आएंगी वही किताब ये किताब समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भारत अमेरिका संबंध। स्वाधीनता से पूर्व भारत और संयुक्त राज्य में कोई विशेष संपर्क नहीं था, यानी देश आज़ाद होने से पहले भारत और यूएसए में कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि ये देश बहुत दूर स्थित है, यानी ये देश जो है वो बहुत दूर दूर स्थित है। फिर भारत में अंग्रेजी शासन जानबूझकर भारत को दूसरे देशों से संपर्क में नहीं आने देता था। और फिर ये था कि भारत में उस समय अंग्रेजी शासन था, तो वो जानबूझकर जो है दूसरे देशों को भारत के संपर्क में नहीं आने देने देता था। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, जहाँ शिकागो में उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दिया। यानी 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाते हैं, वहाँ शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत और अमेरिका एक दूसरे के संपर्क में आने लगे, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद भारत और अमेरिका एक दूसरे के संपर्क में आए। कुछ प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों ने अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, जैसे B.R. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। यानी कुछ जैसे स्वाधीनता सेनानी हैं या जो भारतीय नेता जैसे B.R. अम्बेडकर हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, इन्होंने अमेरिका से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। नेहरू युग में भारत और अमेरिका संबंध नींव पड़ी, यानी नेहरू युग है, जो नेहरू का कार्यकाल है, उसमें भारत अमेरिका संबंध नींव पड़ी। स्वतंत्र भारत की गुट निरपेक्ष की नीति प्रारंभिक काल में अमेरिका के शासकों की समझ से परे थी, यानी स्वतंत्र भारत की जो गुट निरपेक्ष नीति थी ये अमेरिका के शासकों से समझ से परे थी। भारत दोनों महाशक्तियों से मैत्री चाहता था और दोनों से आर्थिक सहायता चाहता था, यानी भारत जो दोनों महाशक्तियाँ यानी अमेरिका और रूस है, इनसे मैत्री भी चाहता था, आर्थिक सहायता चाहता था। अमेरिका ने शीत युद्ध की राजनीति में साम्यवाद के परिवर्धन हेतु नाटो सीटो जैसे सैनिक संधियों का निर्माण किया, जबकि इसके विपरीत भारत हर प्रकार के युद्ध का विरोध कर रहा था, चाहे वह गर्म युद्ध हो या फिर शीत युद्ध हो। यानी अमेरिका ने जो है शीत युद्ध की राजनीति में जो साम्यवाद के लिए जो नाटो सीटो जैसे सैनिक संधियाँ बनाई, जिसके विरुद्ध भारत हर प्रकार के युद्ध का विरोध देता, चाहे वह गर्म युद्ध हो या शीत युद्ध हो। 1947 में भारत ने कश्मीरी विवाद समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया, तो अमेरिका ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया। यानी 1947 में जब भारत कश्मीर समस्या को यूएनओ में ले जाता है, तो अमेरिका ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था। सन 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, तो भारत ने अमेरिका की परवाह किए बगैर सन 1949 में साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान करी थी। यानी 1949 में जब चीन में साम्यवादी क्रांति होते हैं, तो भारत ने अमेरिका की परवाह नहीं की और चीन को मान्यता प्रदान कर दी। सन 1950 के कोरिया युद्ध के दौरान भारत ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया और सुरक्षा परिषद में अमेरिकन प्रस्ताव का समर्थन किया। यानी 1950 में कोरिया युद्ध होता था, तो भारत ने उत्तरी कोरिया देश को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और सुरक्षा परिषद में अमेरिका का समर्थन किया। अमेरिका द्वारा सन 1954 में पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता कर उसे भौतिक मात्रा में सैन्य सामग्री पर देना शुरू किया गया। तब भारत और अमेरिका के संबंध में कटुता भी उत्पन्न है। यानी 1954 में पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने समझौता किया और उसे सैनिक जो हथियार है वो सप्लाई करने के मतलब शुरू किए, तो भारत और अमेरिका के जो संबंध है इनमें कटुता आ गई। 1960 में जॉन एफ कैनेडी के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत अमेरिकी संबंधों में मधुरता, यानी जब कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो भारत और अमेरिका संबंध फिर से सुधरे। अक्टूबर 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तब भारत के अनुरोध पर कैनेडी ने बिना किसी शर्त के पर्याप्त मात्रा में भारत को युद्ध सामग्री भेजी। यानी जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो भारत के आग्रह पर कैनेडी ने बिना कोई शर्त के युद्ध सामग्री भारत भेजी थी। भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत अमेरिका ने भारत को तारापुर में आणविक शक्ति का संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता दी। यानी भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता, जिसके तहत अमेरिका ने जो है भारत को
जो तारापुर परमाणु संयंत्र है, यहाँ पर आणविक शक्ति पैदा करने के लिए सहायता भी दी थी। 60 के दशक में भारत में खाद्यान्न का विकट उपस्थित होने पर PL 480 के अंतर्गत अमेरिका में बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की पूर्ति की। यानी 60 के दशक में जब भारत में खाद्यान्न समस्या हुई तो PL 480 जो कि एक गेहूँ था वो अमेरिका ने भारत को सप्लाई किया था। 65 में भारत पाक युद्ध दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अमेरिकन सशस्त्रों के प्रयोग के कारण भारत अमेरिका के संबंधों में उग्रता पैदा हुई। 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ तो पाकिस्तान द्वारा भारतीय जो अमेरिकन शस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों में फिर खटास हुई। इस युद्ध के दौरान अमेरिकी रुख भी भारत के विरोधी रहा। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो अमेरिकी अनुरोध पर सन 1967 में भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है अमेरिका की यात्रा की। अमेरिकी दबाव की नीति कारण कोई अनुकूल परिणाम नहीं था, यानी वहाँ पर अमेरिका ने दबाव की नीति बनाई जिसका कोई परिणाम नहीं था। पश्चिमी एशिया संघर्ष में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अरब राष्ट्रों के पक्ष में जो है समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने जो है इजराइल का प्रबल समर्थन किया। 1969-70 में वियतनाम के प्रश्न को लेकर दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया और भारत उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी ने जो बम वर्षा की थी इसका विरोध भी रहा। 1971 में बांग्लादेश संकट एवं भारत पाक युद्ध प्रारंभ होने के बाद अमेरिका ने युद्ध प्रारंभ करने का संपूर्ण दोष जो है भारत पर लगाते हुए भारत की आर्थिक सहायता बंद करने की धमकी दी। यानी कहा कि 1971 का जो युद्ध है ये आपने शुरू किया, हम आपको आर्थिक सहायता नहीं देंगे। अमेरिका ने भारत के विरुद्ध युद्धपोत राजनयन को प्रयोग करते हुए सातवां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजकर भारत को प्रत्यक्ष दंड किया। यानी आपने जो सातवां जहाजी बेड़ा था वो बंगाल की खाड़ी में भेजकर भारत को धमकी दे दी कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं रोका तो हम आप पर हमला करेंगे। हिंद महासागर स्थित एक छोटा सा टापू डिएगो ग्रासिया जो कि ब्रिटेन के अधिकार में था, जिसे बाद में अमेरिका ने खरीदा था, पर 70 के दशक में अमेरिका ने अपना एक आधुनिक नौसैनिक अड्डा बनाने का निश्चय किया, जिसके चलते भारत की जो सुरक्षा इसको खतरा उत्पन्न हो गया। तो भारत और अमेरिका संबंधों में फिर कटोता है। सन 1974 में जब भारत ने पोखरण में आणविक परीक्षण किया तो अमेरिका ने इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया की, यानी अमेरिका ने कहा कि ये गलत है। मोरारजी देसाई ने सन 1978 में कैंप डेविड में हुए मिस्र इजराइल समझौते का स्वागत जरूर किया, किंतु साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक इजराइल अधिकृत अरब जमीन खाली नहीं करता पश्चिमी एशिया में जो है शांति स्थापित नहीं हो सकती। 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने अमेरिका के स्टार वॉर कार्यक्रम की जो है कटु आलोचना की। भारत चीन संबंध सुधारने में सन 1988 के राजीव गांधी की चीन यात्रा का भी महत्व है। उन्होंने चीन के साथ साहसिक दृष्टिकोण भी अपनाया, नए रिश्तों की शुरुआत की, वैज्ञानिक तकनीक उड्डयन के क्षेत्र में कई भी समझौते भी किए। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के समय अमेरिका ने अप्रैल 1991 में स्पेशल 301 के अंतर्गत भारत पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया, लेकिन बाद में ये स्थगित कर दिया गया। PV नरसिम्हा राव के समय भारत द्वारा प्रारंभ किए गए आर्थिक उदारीकरण के जो उपाय है इनका अमेरिका ने स्वागत किया। भारत ने बदले परिप्रेक्ष्य में अपनी विदेश नीतियों में परिवर्तन किए। अमेरिका के प्रिय रहे इजराइल के साथ भारत ने अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि के मामले में भारत का जो रुख है वो वैसा ही रहा। भारत ने स्पष्ट किया कि वे वर्तमान स्थिति में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्योंकि यह संधि समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल के समय जून 1997 में भारत और अमेरिका के बीच में एक प्रत्यारोपण जो संधि है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, इस पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने मई 1998 में जब सफल परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने उससे कठोर आर्थिक प्रतिबंध जो है लगा दिया। बाद में अमेरिका ने भारत के विरुद्ध लगा गए प्रतिबंध को आंशिक रूप से उठाने की भी घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मार्च 2000 में भारत की यात्रा की और सितंबर 2000 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका यात्रा पर रहे। यहाँ पर तो दोनों के बीच में संबंध में फिर मजबूता बढ़ी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिकी संबंधों में जो है प्रगाढ़ता और नई सक्रियता आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश एवं भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच सन 2005 और सन 2006 में संपन्न परमाणु सहयोग समझौता जो है क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक विधेयक अमेरिकी जो कांग्रेस इसने पारित किया, जिसे हेनरी हाइड कानून 2006 अस्तित्व में आया। अमेरिका ने अपने इस नए कानून के अंतर्गत भारत को असैनिक उद्देश्यों के लिए परमाणु सहायता उपलब्ध करने के लिए द्विपक्षीय समझौता 123 समझौता संपन्न कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के आतंकवाद से लड़ने में सहयोग प्रतिबद्ध लाई। सन 2017 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आतंकवाद, सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा भी की। भारत और अमेरिका निस्संदेह हर क्षेत्र में काफ़ी करीब रहे, यानी हर क्षेत्र में काफ़ी करीब आ रहे हैं।
लेकिन एनपीटी और सीटीबीटी जिस पर भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं है, जिसकी अपेक्षा अमेरिका को है, तथा विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत और अमेरिका के जो हित है वो मेल नहीं खाते हैं। सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान करने के प्रश्न पर अमेरिका चुप्पी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत दोनों देशों में अब भी मतभेद चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे भारत और सोवियत संघ रूस के संबंध। सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना की। 1917 में बोल्शेविक यानी जो रूस में क्रांति होती है उसके बाद साम्यवादी शासन यानी कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। सन 1922 से 1999 तक इसका आधिकारिक नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर रहा। इस देश को व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिद ब्रेज़नेव, मिखाइल गोर्बाचेव जैसा योग्य नेतृत्व मिला। शीत युद्ध के दौर में भारत और सोवियत संघ के जो संबंध है वो हमेशा मधुर रहे। 9 अगस्त 1971 को भारत ने शांति, मैत्री और सहयोग के लिए भारत सोवियत संधि पर 20 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर भी किए। इस संधि में यह प्रावधान था कि किसी देश में सैनिक खतरे की उपस्थिति होने पर तत्काल ही आपसी सलाह मशवरे से या यथोचित कार्रवाई जवाबी कार्य देने के लिए सहयोग भी किया जाएगा। सोवियत संघ से परंपरागत मैत्री के मद्देनजर सन 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने विरोध करने पर बहुत संयम से काम लिया, यानी बहुत संयम से काम लिया। मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरिस्ट्राइका के सिद्धांत लागू किए और प्रतिबल यह हुआ कि 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद सबसे बड़ा गणराज्य रूस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अवतरित हुआ। क्योंकि सोवियत संघ के साथ भारत की घनिष्ठ संबंध थे तथा दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए भारत और रूस के बीच में सहयोग भी आवश्यक था। जनवरी 1993 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने जो है भारत की यात्रा की। इस समय भारत और रूस के मध्य कई मुद्दे बकाए थे जिनका हल भी निकालना था, जिससे रूबल विनिमय दर है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति ये प्रमुख थे। येल्त्सिन ने भारत का आश्वासन दिया कि वह संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने संबंधी प्रस्ताव भी अपना पक्ष में वोट देगा। कश्मीर मुद्दे पर रूस का मत यही रहा। उनका देश अंतर्राष्ट्रीय मंच से उछलने के खिलाफ है। भारत ने अत्यंत विकसित किस्म सुखोई युद्धक विमान खरीद के विषय में रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कारगिल मसले पर रूस द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी दी गई कि वे घुसपैठियों को वापस बुला ले। वर्तमान जो रूसी राष्ट्राध्यक्ष है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के सशक्त और न्यायोचित दावेदारी के प्रति रूस के समर्थन की पुण्य पुष्टि की है। रूस ने भारत की जो तारापुर संयंत्र है इसमें यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी सहमति व्यक्त की है। भारत ने कुड्डूनकुलम में 4 रिएक्टर बनाने के बारे में रूस से समझौता कर दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की दीर्घकालिक भागीदारी के भी और कदम बढ़ाए। शीत युद्ध के ज़माने में तत्कालीन सोवियत संघ हमारा सबसे विश्वस्त मित्र हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ टूटने के बाद रूस के साथ हमारे रिश्तों में जो है थोड़ा ठंडा बना है, लेकिन बाद में रिश्ते में वापस प्रकारता की ओर बढ़ गए। भारत और रूस एक दूसरे को समझने लगे। दोनों देशों के बीच संबंधों में रूस रक्षा का साथ है। जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, आतंकवाद और सुरक्षा परिषद का विस्तार आदि मुद्दों पर दोनों देशों के मध्य समान दृष्टिकोण पाया जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 ये पुस्तक आज समाप्त हो चुकी है। अब इसके अंदर इस सिर्फ 5वें पार्ट के प्रश्नोत्तर हैं जो कि काफ़ी लंबे हैं। निबंधात्मक 5 निबंधात्मक है, 11 लघु उत्तरात्मक, 13 अति लघुत्तरात्मक और 23 आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इन सब को हल लेकर मैं आपके सामने कल उपस्थित होऊंगा। कल हम इन प्रश्नोत्तरों की ही चर्चा करेंगे और पाठ समाप्त हो गए हैं, ये किताब भी समाप्त हो गई। अब आपको कमेंट में यही बताना है कि कल तो ये मतलब प्रश्न उत्तर रहेंगे, परसों से कौन सी किताब इसकी बजाय 12 बजे स्टार्ट करनी है। 2 किताबें ऑलरेडी स्टार्ट है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। अगर आप कहोगे तो ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, कहोगे पॉलिटिकल स्टार्ट कर देंगे, या आप कहोगे कि आर्ट की कोई और विषय अंग्रेजी को छोड़कर ये शुरू की जाए तो वो भी शुरू की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूले। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।